नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट, आप इसको जरूर पेज को फॉलो कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। और इसमें देखिए, अगर आप यहाँ देखेंगे हाईलाइट्स में हम लोग यहाँ पे पूरा के पूरे पिक्स एक साथ दे देते हैं जो आप कभी भी देख सकते हैं। बाकी हमारे स्टोरी पे कई सारे हम यहाँ पे डेली डालते रहते हैं। स्टोरी के लिए इस पे क्लिक करेंगे तो डेली की डेली स्टोरी रहेगी। स्टोरी लेकिन जो होती है वो 24 घंटे के लिए होती है, लेकिन हम उसको इसलिए हाईलाइट में कर देते हैं ताकि आप लोग जो है इसमें अगर एक साथ सारी किसी पीडीएफ की पिक्स देखना चाहें तो आप यहां देख सकते हैं। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का मॉक टेस्ट पेपर आप देख रहे हैं और ये सेक्शन वाइज टेस्ट है, मतलब फुल लेंथ नहीं है। 40 प्रश्न आपको दिखाई देंगे, सभी बहुविकल्पीय हैं और विशेषण शब्दों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। विशेषण तथा विशेष्य इस विषय पर अभी हाल फिलहाल में कुछ ही दिन पहले एक पापा वीडियो रिलीज हुआ है, लगभग 2.5 घंटे का है, ठीक, अलग से है सेक्शन उसका। उसमें आप अगर 2.5 घंटे खर्च करते हैं तो वो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। वहां आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, बाकायदा उदाहरण देकर और बहुत आराम से कायदे से समझाया गया है। एक बार देखिएगा और उसको देखने के बाद तब ये जो मॉक टेस्ट है इनको हल करने की कोशिश करिएगा। यकीन मानिए आपके अधिकतम प्रश्न हल होंगे, सही हल होंगे, ये आप कह सकते हैं। चलिए, अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ आप रुकिएगा और जो नंबर दिया है उसको नोट कर लीजिएगा, ये दिख रहा है। और फ्री वाला जो टेलीग्राम का ग्रुप है उससे जुड़ जाइए, ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कैसा फायदा मिलता है वो आप जुड़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। देखिए, पहला प्रश्न, इसे बढ़ा लीजिए ताकि आराम से दिखाई दे बिना किसी चश्मे के। तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण भय से नहीं बना है। भय अर्थात डर, ये आप जानते हैं। तो इससे जो विशेषण न बना हो वो आपको देखना है, अर्थात इसका क्या तात्पर्य है कि भय शब्द जो है वो विशेष्य है, अर्थात संज्ञा है, ठीक। तो भयावह दिया है, यहां आप देखें, भयावह दिया है, भयाक्रांत दिया है, घायल दिया है और भयंकर दिया है। ये 3 शब्द तो आप हमेशा देखते हैं, अक्सर इनका इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन घायल हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए नया शब्द हो, कुछ लोग जानते भी होंगे। अब इसमें से बताइए भय से जो नहीं बना है वो कौन सा है। तो इसका सी वाला ही होगा, जो ज्यादा विचित्र दिखाई दे रहा है वही हमारा उत्तर हो जाएगा। घायल इसमें भय से नहीं बना है, देखने में इसमें भी भ और यह जो अक्षर है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसका विशेषण हो जाएगा। अर्थ जानिए इसका। भयावह मतलब क्या होता है, डरावना, जिसको देखकर डर लगे, ठीक। भयाक्रांत का मतलब होता है भयभीत, यानी भय तो उसको लग ही रहा है लेकिन वो भय से एकदम भीत हो गया है, यानी भीग गया है, सिकुड़ गया है, कांप रहा है, बहुत बुरी स्थिति उसकी है, डर से एकदम डरा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति जो होती है उसको कहते हैं भयाक्रांत। और लास्ट वाला जो भयंकर है वो भयावह का समानार्थी है, इस प्रकार से। लेकिन घायल का अर्थ अलग होता है, वो भय से नहीं जुड़ा है। घायल एक संबोधन है, ये पूंजीपति जो जमींदार होते थे पुराने जमाने के, खासतौर पे पूर्वी इलाका जो हमारे देश का था, मतलब बंगाल वाला क्षेत्र, वहां पर ये जमींदार या पूंजीपति जो लोग होते थे उनके लिए संबोधन के तौर पर इस्तेमाल होता था, ठीक है। तो सी वाला जो है वो भय से नहीं बना है, बाकी सभी है। इसके बाद दूसरे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, ठीक। और यहां पर दिया हुआ है, इसे देखिए, अश्रांत, निर्विघ्न, विघ्न और दुर्दांत। बताइए इन शब्दों में से कौन सा विशेषण नहीं है। इनका अर्थ भी जान लीजिए। देखिए, श्रांत मतलब होता है थका हुआ, ये शांत नहीं है, शांत शब्द अलग होता है, ये श्रांत है, इस प्रकार से। तो शांत का मतलब होता है थका। आपने इसमें उपसर्ग लगा दिया, तो उपसर्ग लगाकर हम क्या करते हैं, विलोम बनाते हैं, विलोम शब्दों का निर्माण करते हैं। तो अश्रांत यानी जो थका हुआ न हो, इसका अर्थ हो गया। निर्विघ्न, अब यहाँ पे निर उपसर्ग लगा है, इसमें उपसर्ग और प्रत्यय भी आप जानते चलिए। निर जो है वो उपसर्ग है, यहाँ हलंत लगेगा, और विघ्न शब्द जो है वो मूल शब्द है, उसी में जोड़कर उपसर्ग ये बनाया गया निर्विघ्न। तो विघ्न का उल्टा क्या होता है, निर्विघ्न होता है, तो ये आप समझ लीजिए बिना बाधा के। इसके बाद विघ्न, विघ्न का मतलब बाधा होता है, और दुर्दांत का मतलब होता है किसी चीज का बहुत जो बुरी स्थिति होती है, मतलब कोई व्यक्ति बहुत दुर्दांत लुटेरा है, ये बुरे अर्थ में इस्तेमाल किया जाता है, मतलब एक्सट्रीम कंडीशन, चरम अवस्था को ये दर्शाता है। जैसे लुटेरा या डाकू है तो वो भी कैसा है, बहुत ज्यादा बुरी प्रवृत्ति का है, तो उसको कहेंगे दुर्दांत। चलिए, अब इसमें से बताइए विशेषण कौन सा नहीं है। तो दूसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, विघ्न। इसमें एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग है और संज्ञा है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी विशेषण है, ये सभी विशेषण है, ध्यान दीजिएगा। ये शब्द अलग अलग भी आ सकते हैं और इनसे आपको समझना पड़ेगा। इसके बाद तीसरे नंबर के प्रश्न को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। यहां भी वही काम करना है, लेकिन विकल्प दूसरे दिए हुए हैं। तो प्रवास दिया है, विश्वस्त दिया है, दिव्य दिया है और अशस्त्र दिया है। इनका अर्थ आप जानते होंगे। प्रवास का मतलब क्या होता है, अपनी जन्मभूमि या जो मूल स्थान है उसको छोड़कर पलायन कर जाना और किसी दूसरी जगह पर जाकर बस जाना, या आप ऐसे कर सकते हैं कि एक स्थान से उजड़कर और दूसरे स्थान पर जाकर बसना, इसी को कहा जाता है प्रवास करना। और ये जो प्रवास है ये अल्पकालिक हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए अपना मकान छोड़कर गए हैं, फिर लौट कर आएंगे जब परिस्थिति अनुकूल होगी, जैसे माइग्रेटरी जो बर्ड्स होती हैं वो करती हैं। जो साइबेरियन पक्षी होते हैं वो जब बर्फीला इलाका ही है, ठंडी पड़ती है बहुत ज्यादा, वहां ठंडा मौसम हो जाता है, एकदम जम जाता है सब कुछ, तो वो वहां से पलायन कर जाते हैं और गर्म इलाकों में आ जाते हैं
फिर जब वहां का मौसम थोड़ा खुशनुमा हो जाता है तो लौट जाते हैं। ऐसा भी प्रवास होता है और कुछ ऐसा प्रवास होता है जो कि जाके वहीं बस जाते हैं, जैसे बांग्लादेश से जो प्रवासी आए थे, एनआरसी वाला मामला था। खैर, तो यहाँ पर वो चीज। और विश्वस्त का मतलब क्या है? जिसने भरोसा जीत लिया हो। विश्वास पात्र हो जो, विश्वास पात्र एक अलग शब्द है, जो जिसने विश्वास को जीत लिया हो, यानी उसके ऊपर भरोसा किया जा चुका है, ये बात। और उसके बाद दिव्य, ये देव से बना हुआ है। देव शब्द जो है ये दैवीय आभास को दर्शाता है, तो दिव्य यानी देवताओं की आभा से युक्त, यानी देवताओं के प्रभाव से युक्त। इसके बाद अशस्त्र यानी बिना शस्त्र का। तो आप ये बताइए इसमें से विशेषण कौन सा नहीं? और इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ए वाला। प्रवास शब्द जो है वो संज्ञा है और ये विशेषण है। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना, विश्वस्त, दिव्य और अशस्त्र, वो सभी विशेषण है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां पर कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। चौथे नंबर के प्रश्न को देखिएगा। अभिरक्षा, अक्षमता, विकार और अभिराम। अभिरक्षा का मतलब क्या होता है? किसी चीज की बहुत जी जान से, बहुत ही अच्छे तरीके से रक्षा करना। अभि शब्द जो है वो इसके प्रभाव को बढ़ा दिया है। रक्षा का अर्थ आप जानते ही हैं, बस उसमें अभी जो उपसर्ग लगा वो इसके प्रभाव में वृद्धि कर देता है। और उसके बाद अक्षमता, यानी आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है, आप सक्षम नहीं है, तो इस अवस्था को कहा जाएगा अक्षमता। और विकार का मतलब खराबी होता है, दोष होता है, वो आप जानते ही हैं। अभिराम का मतलब होता है मनोहर, जो देखने में मन को भाए। तो आप ये बताइए कि इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है? और इसका हो जाएगा डी वाला। अभिराम शब्द जो है ये पुल्लिंग है और संज्ञा है, ये विशेषण नहीं। बाकी जितने आप देख रहे हैं ना, अभिरक्षा, अक्षमता, विकार, ये सभी यहां पर विशेषण। इसके बाद पांचवें नंबर के प्रश्न को यहां नीचे ही देख डालिए। इसमें पूछा यह गया है कि कौन सा विशेषण है। अब यहाँ पे नहीं वाला नहीं पूछा है, जो है वो बताना है आपको। तो देख लीजिए, प्रभुत्व है, सत्व है, तत्व है और विकृत है। प्रभुत्व का मतलब क्या होता है? मतलब आपका वहां पे प्रभुता चलता है, आपकी प्रभुता चलती है, आप ही वहां के खुदा हैं, आप ही वहां के मालिक हैं। मतलब जो क्षेत्र आपका है, जहां पे आपका प्रभुत्व है, और आप जो चाहे वो कर सकते हैं अपने इलाके में, अपने इलाके से बाहर नहीं। जैसे कोई राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न है तो इसका मतलब है कि वो किसी का गुलाम नहीं है, वो अपनी जमीन का मालिक खुद है, वहां के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है और उसमें बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और एक चीज है कि वो अपने साम्राज्य को फैलाने के लिए दूसरे देशों की सीमा का अधिग्रहण कर सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हाँ, अपनी जो जमीन है उसको दूसरों को दे सकता है, लेकिन ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करेगा। जैसे भारत एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, तो ये काम वो कर सकता है और करता भी है, तो इसे आपने देखा। और उसके बाद सत्व का मतलब क्या होता है? तो सच्चाई या जो सत्व गुण होता है, मतलब जो दैवीय गुण होता है उससे युक्त, ये सत्य से युक्त जो होता है उसको सत्व कहा जाता है। तत्व का मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है। और विकृत का मतलब बिगड़ा हुआ, खराबी जिसके अंदर आ चुकी हो। तो आप बताइए इसमें से विशेषण कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा, विकृत। विकृत शब्द जो है वो संज्ञा है, माफ कीजिएगा, विकृत शब्द जो है वो विशेषण है और बाकी जो है वो संज्ञा है। मतलब प्रभुत्व, तत्व और सत्व ये सभी पुल्लिंग है और संज्ञा है, लेकिन एकमात्र विकृत जो है वो विशेषण है। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 और 7 को आप यहाँ क्रम से देख रहे हैं। छठवें प्रश्न में ये पूछा गया है कि कौन सा विशेषण नहीं है। तो असह्य दिया है, प्रख्यात दिया है, प्रचंड दिया है और प्रताप दिया है। इनके अर्थ आपको जानने चाहिए। असह्य का मतलब क्या होता है? जो सहने योग्य ना हो। प्रख्यात मतलब जिसकी प्रसिद्धि अच्छे अर्थों में, सकारात्मक अर्थों में दूर दूर तक फैली हो, यानी प्रसिद्ध व्यक्ति, उसको कहा जाता है प्रख्यात। और एक होता है कुख्यात। तो ख्याति तो उसकी भी होती है, लेकिन बुरी वाली ख्याति होती है। जैसे डकैत, नामी डकैत है, उसके सिर पे इतना इनाम है, उसको डेड और अलाइव पकड़े जाने का जो फरमान है वो जारी हो चुका है। इस प्रकार की चीजें हैं, तो वो क्या है? कुख्यात है। उसकी प्रसिद्धि तो है लेकिन बुरे अर्थ में। और यहाँ पर प्रख्यात शब्द इस्तेमाल किया गया है, सकारात्मक है। प्रचंड का मतलब क्या होता है? उग्र। और प्रताप का मतलब वीरता की चरम सीमा, शौर्य, जिसे विक्रम कहा जाता है। तो आप बताइए इसमें से विशेषण कौन सा नहीं? और छठवां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर ध्यान से पहले देख लीजिए, प्रताप हो जाएगा। प्रताप एक संज्ञा शब्द है, नाउन है। बाकी जितने हैं वो सभी एडजेक्टिव हैं, यानी विशेषण। ये पहचानना पड़ेगा आपको, और पहचानेंगे आप तभी जब इसका अर्थ जानेंगे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? कौन सा विशेषण नहीं है वो आपको देखना है। तो अशक्त है, समर्थ है, विशाल है और निग्रह है। निग्रह मतलब छुटकारा पाना। ठीक, निग्रह का मतलब होता है किसी चीज से निजात पाना। अब इसमें आप देखें, अशक्त, अशक्त का मतलब शक्तिविहीन, समर्थ मतलब जो सक्षम है, विशाल मतलब आप जानते ही हैं बड़ा, और निग्रह का अर्थ आपने देखा ही। तो बताइए इसमें से विशेषण कौन सा नहीं? इसका देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, निग्रह। निग्रह शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, बाकी जितने हैं ना वो सभी विशेषण है। निग्रह एकमात्र इसमें पुल्लिंग है और संज्ञा है। इसके बाद अब 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए, यहाँ बड़े बड़े अक्षर में दिखाई दे रहा है, बहुत आराम से दिखाई देगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? ठीक, नैराश्य, चित्तवृत्ति, उदासीन और प्रबलता। इसमें विशेषण छांटना है आपको। नैराश्य का मतलब क्या होता है? निराशा की चरम अवस्था, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे, चारों ओर अंधेरा दिखाई दे, बहुत घुटन वाली स्थिति होती है। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसको नैराश्य कहा जाता है। चित्तवृत्ति का मतलब होता है मनोवृत्ति, यानी आपका जो चित्त है अर्थात मन है, उसकी वृत्ति कैसी है, वो किस प्रकार की प्रवृत्ति वाला है।
ये। और उसके बाद उदासीन, उदासीन मतलब तटस्थ, किसी काम से आप एकदम से उदासीन हैं, यानी उसमें कोई रुचि न ले रहे हैं। और प्रबलता का मतलब आप जानते ही, ये तो खुद ही एक शब्द है, इसका अर्थ स्पष्ट है। तो बताइए इसमें से कौन सा विशेषण है? और 8वां जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। उदासीन इसमें से विशेषण है। उदास से बना हुआ है उदासीन, तो उदास शब्द जो है वो विशेष्य है, उदासीन जो है वो उसका विशेषण है। लेकिन बाकी जो है वो विशेष्य है। ये सभी जो है ये संज्ञाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। नैराश्य, चित्तवृत्ति और प्रबलता, ये सब क्या है? ये विशेष्य। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, और इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है, जरा जल्दी से बताइए। तो विनय दिया है, उद्घृत दिया है, ये उद्घृत लिखा हुआ है, उद्धत है और उद्यत है। इन दोनों शब्दों में फर्क है। फर्क क्या है अभी बताया जा रहा है। पहले इसमें से बताइए कि विशेषण कौन सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा, देखिए 9वां वाला जो है, ध्यान से आपने देखा, ए वाला हो जाएगा विनय। विनय शब्द जो है वो विशेष्य है, ये संज्ञा है और विशेष्य है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो सभी विशेषण है। कैसे? विनय का मतलब विनम्रता होता है, मतलब जो विनम्र व्यवहार होता है या शील होता है उसको कहा जाता है विनय। अब इसके बाद देखिए उद्घृत। उद्घृत का मतलब क्या? कहीं से उत्पन्न किया हुआ, निकाला हुआ। ऐसा तो नहीं कह सकते कि उत्पन्न किया हुआ, लेकिन कहीं से छांट कर निकाला हुआ। कहते हैं कि इस पद्यांश से उद्घृत है, या इस पैराग्राफ से ये जो अवतरण है ये उद्घृत है, इस प्रकार से कहते हैं। तो उद्घृत का मतलब होता है कि वो पहले से था लेकिन छिपा हुआ था, उसको हमने छांट कर बाहर कर दिया, सबके सामने रख दिया, तो वो उद्घृत हो गया। इसके बाद उद्धत। उद्धत का मतलब होता है चंचल। उद्धत चित्त मतलब चंचल चित्त, स्थिरता नहीं है, मतलब एकदम आप डावाडोल हैं, कभी ये कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं, एकदम व्यग्रता आपके अंदर, बेचैनी छाई हुई है, तो उसको कहेंगे उद्धत। और उद्यत का मतलब होता है कि कर्मठ, यानी अब कर्म करने के लिए तैयार हैं। उद्यत का शाब्दिक अर्थ होता है तैयार, मतलब कटी कसकर यानी कमर कसकर हम तैयार हैं और इस काम को करने के लिए हम उद्यत हैं, ऐसे। तो इसमें जितने हैं ना बी, सी और डी, वो सभी विशेषण है, लेकिन एकमात्र जो विनय है वो विशेष्य है, इसे ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब यहां जो विशेषण न हो वो पकड़कर आपको छांट लेना है। तो व्यतिक्रम, स्मार्थ, शाक्त और नत। अब बताइए, इसमें आप देख लीजिए और बताइए। देखिए व्यतिक्रम का मतलब क्या होता है? जो क्रमवार न हो, क्रम में व्यवधान आता है, मतलब जो विकृति है वो उत्पन्न होती है। जिसे पता लगा कि आपने 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी है, अब बीच में से आप कुछ अंकों को आगे पीछे कर दीजिए। जैसे आप इसमें 5 के बाद 6 आता है, तो आप 6 को उठा के 1 और 2 के बीच में रख दीजिए। कुछ गिनती इस प्रकार से लिख दीजिए, 1, 6, 2, इसके बाद 9, फिर 8, ऐसे। तो ये क्रम बिगड़ गया, तो इसको कहेंगे व्यतिक्रम। ठीक, तो ये पहला वाला। उसके बाद देखिए स्मार्थ। स्मार्थ का अर्थ होता है कि जो स्मृति से उत्पन्न हुआ, स्मृति से यानी जो मेमोरी होती है उससे उत्पन्न जो होता है उसको कहा जाता है स्मार्थ। और उसके बाद शाक्त का मतलब आपने पिछले वाले एपिसोड में या पिछले जो वीडियो थे उसमें देखा था, जो शक्ति की उपासना करे वो शाक्त होता है। शक्ति पूजक भी कह सकते हैं, शाक्त भी कह सकते हैं, जो दिया हो विकल्प में। और नत का मतलब होता है झुका हुआ। तो आप बताइए विशेषण कौन सा नहीं है इसमें से? तो 10वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी जो व्यतिक्रम है ना वो विशेषण नहीं है, ये एकमात्र संज्ञा शब्द है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो छोटे छोटे जरूर हैं, लेकिन ये विशेषण है। जैसे कि स्मार्थ है तो स्मृति से पैदा हुआ है, शाक्त जो है वो शक्ति से पैदा हुआ है। ठीक, और ये जो नत है ये असल में नति से पैदा हुआ है। ये नत का मतलब होता है झुका हुआ और नति मतलब होता है झुकाव। तो नति जो है वो संज्ञा है और उसी से उत्पन्न हुआ ये विशेषण है, तो इसको कहेंगे नत। तो इसमें बहुत बारीकी होती है, उसको आपको अच्छे से देख कर जाना चाहिए। बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे तो काम ठीक हो जाएगा। फिलहाल इसका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 11वें को देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? उन्मुख, ठीक है, निर्दिष्ट, लावण्य और धीरोद्धत, ये शब्द हैं, बताइए। और 11वां प्रश्न जो है इसे ध्यान से आपने देखा, सी वाला हो जाएगा। लावण्य शब्द इसमें विशेषण नहीं है, लावण्य संज्ञा है और बाकी जितना आप देख रहे हैं वो सभी विशेषण है। उन्मुख का मतलब क्या होता है? जो सामने उपस्थित हो, इसको सन्मुख भी कहते हैं। सन्मुख मतलब मुख के सामने जो आपकी चीज है, या मृत्योन्मुख है या मृत्यु सन्मुख है। तो इसका तात्पर्य यह है कि मृत्यु आपके सामने है, या जो भी चीज, जिस चीज को आप सामने रखना चाहते हैं उसके लिए उन्मुख शब्द का इस्तेमाल करते हैं। निर्दिष्ट का मतलब होता है जिसका कि निर्देश दिया गया हो, तो निर्देश शब्द जो है वो यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा और निर्दिष्ट जो है उसी का विशेषण हो जाएगा। ठीक, तो ये विशेषण है। और धीरोद्धत, ये धीर और उद्धत 2 शब्दों का समायोजन है, मतलब दोनों को जोड़कर बनाया गया है। धीर का मतलब होता है वीर या धैर्यवान, और उद्धत का मतलब होता है चंचल। तो ऐसा वीर जो कि चंचल हो, मतलब वीर तो है, बहादुरी के सारे गुण उसके अंदर है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो अपने गुणों का खुद ही बखान कर रहा है, 1 नंबर का बड़बोला है और एकदम से हमेशा ही उग्र रहता है, उसके अंदर धैर्य का सर्वथा अभाव है, तो उसको कहेंगे धीरोद्धत। ठीक, तो बाकी सभी इसमें विशेषण है। एकमात्र जो लावण्य है, लावण्य का मतलब क्या होता है? रूप, सौंदर्य, सुंदरता। तो ये वाला जो इसमें शब्द है ये विशेषण नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखिए लालित्य से भी तात्पर्य होता है, लावण्य के कई सारे अर्थ होते हैं।
12वें प्रश्न में हमने देखा, इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो सूत्रीय दिया है, अलोना दिया है, श्यामल दिया है और पर्यालोचन दिया है। बताइए विशेषण कौन सा नहीं है। तो इसका हो जाएगा, ये 12वां प्रश्न आप देख रहे थे, बी वाला पर्यालोचन इसमें से विशेषण नहीं है। बाकी जितने शब्द आप देख रहे हैं वो सभी विशेषण है। सूत्रीय यानी सूत्र से युक्त या सूत्र में बंधा हुआ, एक सूत्रीय, 5 सूत्रीय, कहते हैं ना 5 सूत्रीय मांगे सरकार के सामने प्रस्तुत की गई। ये जो कमेटी है इसको रिसर्च करने के लिए लगाया गया था, तो 5 साल तक वो समीक्षा करती है। उसके बाद अपनी 14 सूत्रीय मांगे जो है वो सरकार के सामने, या 14 सूत्रीय जो रिकमेंडेशन है वो सरकार के सामने प्रस्तुत करती है। तो इसमें मतलब एक क्रम से जो 4 चीजें हैं या 14 चीजें हैं उनको सजाया गया है, एक सूत्र में बंधा हुआ है, उसको कहेंगे सूत्रीय। ये विशेषण है, सूत्र से बना है। अलोना, लोना शब्द जो है, लोन जो होता है ना, ये नमक का पर्याय होता है। तो अलोना मतलब बिना नमक का, जो बिना नमक की चीज हो उसको कहेंगे अलोना। ठीक, तो ये भी विशेषण है, अ लगा के इसको विशेषण बना दिया गया। श्यामल, श्याम से बना हुआ है। श्यामल शब्द जो है इसका मतलब क्या होता है, सांवला। श्याम शब्द जो है ये काले का पर्यायवाची होता है, तो इससे श्यामल बना, यानी कालापन लिए या सांवला कह सकते हैं। तो इसमें से पर्यालोचन जो है वो अकेला विशेषण नहीं है, ये विशेष है। पर्यालोचन का मतलब क्या होता है, दिव्य दृष्टि। लोचन मतलब होता है नेत्र, और पर्या शब्द जो है यहाँ पे पारलौकिक शब्द से जुड़ा हुआ है, और इसीलिए कहते हैं कि पार देखने वाली जो दृष्टि है उसको कहा जाता है पर्यालोचन। तो ये वाला। इसके बाद चलते हैं आगे, 13वें नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है धृति, पोषण, अमुक और धारणा। ये शब्द देख रहे हैं, बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी वाला। अमुक शब्द जो है वो यहाँ पर विशेषण है एकमात्र, और बाकी जितने हैं वो सभी विशेष्य हैं। धृति मतलब क्या होता है, धारण करना। धृति का शाब्दिक अर्थ होता है धारण करना या ग्रहण करना। और उसके बाद पोषण आप देख ही रहे हैं, पोषित करना। और अमुक, अमुक यानी ये वाला, जैसे अमुक चीज या वो व्यक्ति, ये किसी चीज को इंगित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और धारणा, धारणा शब्द का मतलब जैसे किसी की पूर्व धारणा हमने बना ली, मतलब उसके बारे में जो भी हम सोच रहे हैं। और धारणा का एक अर्थ और होता है धारण करने की शक्ति, यानी धारण करने का विश्वास। तो आप ये बताइए कि कौन सा विशेषण है। और इसका जो करेक्ट आंसर था वो इसमें से आपने देख ही लिया था, कौन सा था, सी वाला था। अमुक शब्द जो है वो यहाँ पर विशेषण मौजूद है, और बाकी जितने हैं वो सभी विशेष्य है। किस प्रकार से है वो आपने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। ठीक, अशिव, उत्कीर्ण, मुद्रा और धूसर ऐसे दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, यहां देख लीजिए। अशिव, शिव का मतलब होता है शुभ, कल्याणकारी, तो उसमें अ लग गया, यानी जो अशुभ हो, इस प्रकार से। इसके बाद उत्कीर्ण यानी खोद कर उकेरा हुआ, किसी कठोर सतह को खोद खाद कर उस पर कोई चीज उकेरी जाती है तो उसको कहा जाता है उत्कीर्ण किया गया। उसके बाद मुद्रा, ये मतलब जो लेन देन के लिए या विनिमय के लिए इस्तेमाल होने वाला पदार्थ है उसको मुद्रा कहा जाता है। धन को मुद्रा कहा जाता है, ये भी सही है। धूसर का मतलब होता है मटमैला, जिसे कि आप ग्रे कहते हैं। तो बताइए कि इसमें से विशेषण कौन सा नहीं है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। सी का मतलब ये हुआ कि मुद्रा शब्द जो है वो विशेषण नहीं है, तो विशेष्य है। बाकी जितने हैं वो सभी विशेषण है। शिव शब्द जो है वो विशेष्य है, और उसमें आपने अ लगा दिया तो इसका मतलब है कि वो विशेषण बन गया। उपसर्ग लगाकर भी विशेषण बनाए जाते हैं। विशेष शब्दों में अगर आप उपसर्ग जोड़ देते हैं अपने मन माफिक या जो सटीक अनुकूल उपसर्ग है, तो वो विशेषण में तब्दील हो जाता है। उत्कीर्ण भी वही चीज है। इसके बाद धूसर के साथ भी वही हाल है। धूसर क्या है, ये रंग है, और रंग जो है यहाँ विशेषता बताते हैं, तो ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से हमने देखा, तो इसका सी वाला हो जाएगा, जो कि विशेषण नहीं है, ये एकमात्र विशेष्य है। इसके बाद 15वें प्रश्न को आप देखें, यहां पर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। तो दृष्टांत दिया है, क्षितिज दिया है, त्रिशंकु दिया है और तृष्णा दिया है। दृष्टांत मतलब जहां दृष्टि का अंत हो जाए, ऐसी जो चीज होती है ना, तो दृष्टि का अंत दो परिस्थितियों में हो सकता है। या तो आप उतनी दूर तक देख ना पाए, आपकी दृष्टि न जा पाए, या जो बीती हुई बातें होती हैं, जो अतीत के गर्भ में समा गई रहती हैं, उनको भी दृष्टांत कहा जाता है। तो दोनों अर्थ इसके हो सकते हैं फिलहाल। और क्षितिज का मतलब आप जानते ही हैं, जहां धरती और आकाश मिले हुए प्रतीत होते हैं उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। ऐसा होता नहीं है, धरती और आकाश मिलते नहीं है, लेकिन ये जो हॉरिजन होता है ना, ये ऐसा आभास दिलाता है, इमेजिनरी प्लेस होता है। मतलब ऐसा लगेगा कि आसमान आकर जमीन से मिल गया है, और ऐसा किसी खुले स्थान पर आपको दिखाई देगा। ये बड़े बड़े महानगरों में देख पाना असंभव है, क्योंकि वहां दूर दूर तक सिर्फ इमारतें होती हैं, कंक्रीट के जंगल। ठीक, तो क्षितिज। त्रिशंकु का मतलब क्या होता है, त्रिशंकु का मतलब होता है निलंबित, लटका हुआ, बीच में लटका हुआ है, अधर में लटका हुआ है, उसको कहेंगे त्रिशंकु। और धरती और आकाश के बीच का जो स्थान है उसको भी त्रिशंकु के तौर पे देखते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। इसमें एक और शब्द दिया हुआ है तृष्णा। तो तृष्णा का मतलब होता है अतृप्त इच्छा, जो कि अभी तक बुझी नहीं है, तृप्त नहीं हुई है। आप बताइए इसमें से विशेषण कौन सा है। और ये जो 15वां प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। त्रिशंकु शब्द विशेषण इसमें से मौजूद है, एकमात्र। त्रिशंकु एकमात्र विशेषण है, बाकी जितने हैं वो सभी विशेष्य हैं। ठीक,
दृष्टांत भी विशेष्य है, क्षितिज जो है वो भी विशेष्य है और तृष्णा भी विशेष्य है। एकमात्र त्रिशंकु इसमें विशेषण है। तो आइए आगे चलते हैं। इसके बाद आगे इसमें 16वें प्रश्न को देखिए। यहां कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है अणिमा, नश्वर, सिद्धि और निधि। अणिमा एक प्रकार की सिद्धि है, ठीक है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। मतलब सीता जी जो है वो हनुमान जी को आशीर्वाद देती हैं और उन्हीं के वरदान का प्रभाव रहता है कि वो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता होते हैं। मतलब उनके अंदर ये सारी 8 सिद्धियां विराजमान होती हैं। तो अणिमा उसी में से एक सिद्धि है, ठीक। अब इसमें से आपको देखना है कि कौन सा विशेषण है। नश्वर का मतलब जो नष्ट होने वाला है, सिद्धि का मतलब जो सिद्ध हो जाए ऐसी विद्या, और निधि का मतलब संपदा या धन। देख लीजिए। तो 16वां जो है इसका करेक्ट आंसर, इसे देखने के बाद आपको पता चलेगा बी वाला हो जाएगा नश्वर। नश्वर इसमें से विशेषण है। नाशवान जो शब्द है, नाश जो शब्द है उससे बना हुआ है नश्वर। तो नाश यहाँ पर क्या होगा, विशेष्य होगा और उसका जो विशेषण है वो नश्वर हो जाएगा। तो इसमें आप इलिमिनेशन मेथड लगाकर भी कर सकते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। 17वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है। तो केसरिया दिया है, आवागमन दिया है, छटपटाहट दिया है और प्रहसन दिया है। इसमें आपको देखना है कि विशेषण कौन सा होगा। केसरिया मतलब रंग की बात हो रही है, जो केसर के रंग का हो उसको कहते हैं केसरिया। तो केसर का जो रंग होता है वो ऑरेंज जैसा होता है, सुर्ख ऑरेंज होता है, मतलब नारंगी। और आवागमन मतलब आना जाना, छटपटाहट मतलब बेचैनी, अकुलाहट जो होती है। और प्रहसन का मतलब क्या होता है बताइए। तो प्रहसन एक प्रकार की नाटिका या नाटक होता है। इसमें हास्य होता है, मतलब ये हंसी वाला नाटक होता है, जैसे कॉमेडी शो नहीं होते हैं उस टाइप का होता है। तो बताइए इसमें से कौन सा विशेषण। तो 17वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा केसरिया। रंग जो है वो गुणवाचक विशेषण है, आप आराम से ऊपर वाले को इसमें से पकड़ लेंगे। बाकी अगर आप नहीं भी जानते हैं तो इसको अगर आप पकड़ लेते हैं तो एक ही चुनना है ना आपको, तो ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं और इसका मतलब याद रखिएगा कि आवागमन, छटपटाहट और प्रहसन ये तीनों संज्ञाएं यानी विशेष हैं। प्रश्न संख्या 18 की ओर चलते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना जो कि विशेषण के तौर पे भी काम आते हैं और विशेष्य के तौर पे भी आते हैं, तो वो कंफ्यूज करते हैं। तो ऐसे शब्दों को जो पिछला पापा वीडियो है उसमें बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। चर्मकार दिया है, सिद्ध दिया हुआ है, ये सिद्धि नहीं है सिद्ध है, ध्यान दीजिएगा। श्लिष्ट है और विश्लिष्ट है। अब बताइए इसमें से आपको ये देखना है कि जो विशेषण नहीं है वो कौन सा है, यानी 3 विशेषण है और एक जो है वो विशेष्य है। और इस 18वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चर्मकार ये विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है। चर्मकार यानी जो चमड़े का काम करे, चमड़े का व्यापार करे, चमड़े का काम करे। पहले के जमाने में एक विशेष जाति होती थी जो कि पशुओं का चमड़ा उतारने का काम करती थी और फिर उससे तरह तरह के पदार्थ बनते थे और जो हड्डियां होती थी उससे खाद बनती थी। तो इन्हें जो ऊंचा वर्ग था, जाति व्यवस्था इतनी ज्यादा क्रूर थी कि ऊंचा वर्ग इन्हें अछूत मानता था। ये चमड़े का काम करते हैं, बहुत गंदे लोग होते हैं, इस प्रकार से। तो ये पुरानी धारणा थी, अब समय बदल गया है। तो ये चर्मकार हो गया, ये विशेषण नहीं है, विशेष्य है। बाकी आप देख रहे हैं सिद्ध, जो चीज सिद्ध हो गई है यानी उसको सिद्धि प्राप्त हो गई है, वो सफल हो गई। और उसके बाद श्लिष्ट का मतलब होता है समावेशित या चिपका हुआ। श्लेष अलंकार आप पढ़ते हैं ना, तो एक ही शब्द में कई सारे अर्थ उसमें चिपके रहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं ना, सुविरन को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। अब यहाँ सुविरन शब्द में कई सारे अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए उसको कवि भी खोज रहा है, व्यभिचारी भी खोज रहा है और चोर भी खोज रहा है, ठीक है। किसी के लिए वो सोना है, किसी के लिए सुंदर वदन है, और ऐसे ही। इसके बाद श्लिष्ट का आपने देखा, विश्लिष्ट का इसका ठीक उल्टा अर्थ होगा। वी आपने लगा दिया तो ये विशेषण बन ही गया वैसे भी। मतलब यहाँ ये पूछा गया है कि विशेषण कौन सा नहीं है, तो इसका चर्मकार हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ 19वें प्रश्न को देखिए। 19वें में कहा गया चिकने चिकने लच्छे हैं रेशमी से फंदे, चुपड़ी चुपड़ी बातों में भोले भाले बंदे। ये काव्य पंक्तियां हैं, मतलब 2 पंक्तियां हैं, उसे मिलाकर काव्य बनाया गया है। तो इस प्रकार से काव्य देकर भी आपसे पूछा जा सकता है। हालांकि परीक्षा में काव्य कम और गद्य की जो पंक्तियां होती हैं वो ज्यादा होती हैं। खैर, आपको पहचानना आएगा तो आप कविता में से भी निकाल लेंगे और गद्य में से भी निकाल लेंगे। तो यहां दिया हुआ है 3, 5, 4 और वह 6, मतलब इसमें विशेषणों की संख्या दी हुई है। तो 19वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। मतलब इसमें अगर आप देखें तो 4 विशेषण है, माफ कीजिएगा 4 विशेष्य है इसमें टोटल। जो विशेष्यों की संख्या है वो कितनी है, 4 है। 4 विशेष्य हैं कौन कौन से ये भी देख लीजिए। इसमें लच्छे, लच्छा शब्द जो है वो विशेष्य है, विशेष्य ही खोजना था। लच्छा जो है वो विशेष्य है। फंदा यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये भी विशेष्य है। इसके बाद बंदे, बंदे शब्द जो है ये मनुष्यों के लिए इस्तेमाल हुआ है तो वो भी विशेष्य है। और बात जो यहाँ आप देख रहे हैं ना वो भी विशेष्य है। बाकी इसमें आप जितने और जोड़ने जाड़ने वाले शब्द देख रहे हैं उसमें से कुछ क्रियाएं हैं और बाकी जो है वो विशेषण है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें विशेषणों की संख्या बताइएगा, कितने विशेषण है। ठीक, ये आपका होमवर्क है। फिलहाल इसमें 4 विशेषण। इसके बाद 20वें नंबर के प्रश्न को देखें। तेरी धड़कने हैं धड़कती हैं, धड़के दिल इसमें मेरा क्या करे। मतलब ये गजल टाइप की है, शायरी टाइप की चीज है। तेरी धड़कने हैं धड़कती हैं, धड़के दिल इसमें मेरा क्या करे। और तेरा दिल है घायल दीवाना है, पागल जो मरता है मुझ पे मरे।
तो आप ये बताइए कि इसमें कितने गुणवाचक विशेषण हैं। अब यहाँ विशेषण तो आपको छांटना ही है, लेकिन गुणवाचक विशेषण छांटना है। ध्यान से देखिए, इसमें धड़कन शब्द दिया है, धड़कना दिया है, दिल दिया है, मेरा दिया है, और उसके बाद फिर नीचे घायल, दीवाना, पागल, जैसे फिल्म का नाम हो वैसा दिया है। बताइए। तो 20वां प्रश्न जो है इसका करेक्ट आंसर पहले देख लीजिए, ये इसका ए वाला हो जाएगा। 3 इसमें विशेषण है, मतलब गुणवाचक विशेषण जो है वो 3 है। गुणवाचक विशेषण कौन कौन से? घायल, दीवाना और पागल। आवारा, पागल, दीवाना, ये आपने मूवी देखी होगी, तो यहाँ पर ये घायल, दीवाना और पागल है। तो ये तीनों जो है ये गुणवाचक विशेषण है, गुणों का वर्णन कर रहे हैं ना। ठीक, आगे चलते हैं। इसके बाद 20वें के बाद 21वें प्रश्न को देखते हैं, और 21वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों की तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे शब्द जो है वो परेशान करते हैं। तो यहाँ पर वीर दिया है, धीर दिया है, पतित और कलंक। वीर, धीर, पतित और कलंक, बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 21, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, धीर। ठीक, धीर शब्द जो है ये अकेले अगर किसी वाक्य में इस्तेमाल हुआ है तो ये विशेष्य के तौर पे काम आएगा, मतलब ये खुद एक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन धैर्य के साथ इसका इस्तेमाल कर लिया गया, मतलब धैर्य से धीर शब्द जो है वो निकला हुआ है, ऐसे लगा लिया गया, तो ये विशेषण बन जाएगा। तो ये दोनों तरह से इस्तेमाल हो सकता है, और ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं और यही कंफ्यूज करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और बाकी सभी जो है वो विशेषण और विशेष्य दोनों के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जाते। इसके बाद 22वें प्रश्न को आप यहाँ नीचे ही देख रहे हैं। खल है, अंतराल है, छटपटाहट है और प्रहसन है। इन सभी शब्दों से आप परिचित हैं, जैसे कि खल का मतलब क्या होता है? दुष्ट, नीच, और अंतराल का मतलब होता है गैप, जैसे एक लंबे अंतराल के बाद, मतलब बीच में एक बड़ा जो खाली स्थान है, गैप है, वो आ गया, उसको कहा जाता है। छटपटाहट का मतलब अकुलाहट, बेचैनी होता है, आप जानते हैं। प्रहसन का अर्थ आपको पीछे बताया गया, कॉमेडी शो, हास्यास्पद जो नाटक होते हैं, देखकर हंसी आए। तो इसमें से आपको विशेषण छांटना था। यह है 22वां प्रश्न, और इसे जरा ऊपर किया जा सकता है, देखिए। और इस 22वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये जो खल शब्द है ये विशेषण है, ठीक, और बाकी जितने हैं वो यहाँ पर विशेष्य हैं। अंतराल, छटपटाहट और प्रहसन, इन्हें आपने पीछे भी देखा था, ये विशेष्य थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ नीचे मौजूद है। इसमें पूछा गया है कि कौन सा विशेष्य है, तो चमक दिया है, क्रमेलक दिया है, इसके अलावा द्युतिमान दिया है और प्रच्छन्नता दिया है। इसमें से आपको देखना है। तो चमक का अर्थ तो आप जानते ही हैं, बताने की जरूरत नहीं है। द्युतिमान क्या? जिसके अंदर द्युति हो, यानी आभा हो, प्रकाशमान या तेजमान, तेजस्वी आप कह सकते हैं। और प्रच्छन्नता का मतलब होता है छिपा हुआ कोई चीज, मतलब किसी जगह पे कोई चीज छिपी हुई। जैसे आप प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में पढ़ते हैं, बेरोजगारी के प्रकार आप इकोनॉमी में पढ़ते हैं, तो उसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, तो ये छिपी रहती है। अब इसमें जो क्रमेलक शब्द है उसका अर्थ जानते हैं? ऊंट होता है, ये ऊंट का पर्यायवाची। फिलहाल अब बताइए विशेष्य कौन सा है। तो 23वां जो है इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से पहले देखिए, सी वाला हो जाएगा। द्युतिमान इसमें विशेष्य है, द्युतिमान जो है वो विशेष्य है, बाकी जितने हैं वो विशेषण है। बाकी जितने आप देख रहे हैं वो विशेषण। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? तामसिक, अनम्य, आंतरिक और मनुहार, ऐसे दिया है। तामसिक का मतलब क्या? जिसके अंदर तमोगुण हो, तमोगुण से वो संपन्न हो। तामसिक का मतलब राक्षसी नहीं, तमोगुण के अंदर कुछ चीजों को गिनाया गया है, अगर वो चीजें आपके अंदर पाई जाती हैं तो आप तामसिक हैं। सतोगुण जो होता है उसके अंदर जो चीजें पाई जाती हैं तो आप सात्विक हैं। तो ऐसे। इसके बाद अनम्य का मतलब है जो कि नम्य न हो, अर्थात झुक न सके। और आंतरिक का मतलब आप जानते ही हैं, अंदरूनी। और मनुहार का मतलब होता है जैसे मान मनोबल होती है, मतलब विनती करना। तो ये आप देख रहे हैं। अब इसमें से बताइए विशेषण कौन सा नहीं है। ये है 24वां प्रश्न, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी का मतलब यह है कि मनुहार यहाँ पर विशेषण नहीं है, ये विशेष्य है, बाकी जितने हैं वो सभी विशेषण है। तम से बना हुआ है तामसिक, और नम्य जो है वो विशेष्य शब्द है, उसमें आपने अ उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया अनम्य, और ये बन गया विशेषण। इसके बाद आंतरिक शब्द जो है वो अपने आप में आंतरिक, बाहरी, ये सब गुणवाचक विशेषण में ही आता है, ठीक। तो ये सभी विशेषण है, सिर्फ डी वाला नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं। 25वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब यहां भी वही काम करना है। चाटुकार, बुनियादी, चापलूस और चातका नंदन, बताइए। और 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर है इसमें देख लीजिए पहले। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा इसमें से डी वाला। डी का मतलब यह है कि जो चातका नंदन या चातक नंदन है वो एकमात्र इसमें विशेषण नहीं है, वो विशेष्य है। ये किसी चीज को संबोधित किया जाता है तो वो संज्ञा शब्द है। बाकी चाटुकार, बुनियादी और चापलूस, चाटुकार का मतलब क्या होता है? जो तलवे चाटने वाले व्यक्ति होते हैं उनको चापलूस भी कहा जाता है। चापलूस और चाटुकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। झूठी तारीफ करने वाला, मतलब अपने फायदे के लिए किसी बड़े आदमी की प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रशंसा सही हो या नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं, तो इसको कहते हैं चाटुकार। और बुनियादी का मतलब होता है जो बुनियाद से जुड़ा हो, नींव से जुड़ा हो। लेकिन चातक नंदन का मतलब क्या होता है, जरा बताइए, इसका अर्थ क्या हो सकता है? वैसे ये विशेषण नहीं है, विशेष्य। चातक नंदन शब्द जो है वो बादलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ये चातक के लिए नंदन का काम करते हैं, अर्थात उसे मनोरम वातावरण देते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, डी वाला हो जाएगा इसमें विशेषण जो नहीं है।
इसके बाद 26वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? अब यहां भी वही काम कर रहे हैं। मौलिक, उद्भावना, अस्तित्वहीन और उद्भाषित। उद्भावना लिखा है और उद्भाषित लिखा है। अब इसे ध्यान से देखिए और बताइए विशेषण कौन सा नहीं है। तो इसका बी हो जाएगा। उद्भावना शब्द जो है वो विशेषण नहीं है। उद्भावना शब्द ये क्या है? विशेष्य है। बाकी जितने हैं वो सभी यहाँ पर विशेषण है। मतलब मौलिक का अर्थ होता है जो मूल चीज से उत्पन्न है या मूल स्रोत से उत्पन्न है, उसको कहेंगे मौलिक। अस्तित्वहीन का मतलब आप जानते ही हैं, जिसका कि कोई वजूद ही ना हो। और उद्भाषित का मतलब ये होता है जो मुंह से भाषण दिया गया हो, यानी बाहर निकाला गया हो। उद्भावना का मतलब क्या होता है? उद्भावना शब्द अपने आप में एक विशेष शब्द है, ये बना नहीं है। देखने में लगता है कि इसको बनाया गया है उद उपसर्ग लगाकर, तो ये दोहरे शब्द होते हैं। ठीक, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ना, ये दोहरे होते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये विशेषण के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी विशेष्य के तौर पे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, अगर ये अकेले दिया हुआ हो तो ये विशेषण नहीं होगा। किसी वाक्य में दिया हुआ हो तो वहां पर ये विशेषण हो सकता है। ये वाक्य के ऊपर निर्भर करेगा। इसके बाद 27वें प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? यहां पर प्रश्न संख्या 27 आप देख पा रहे हैं। शोभन दिया है, दीप्ति दिया है, कांति दिया है और सौंदर्य दिया है। तो दीप्ति और कांति का लगभग एक जैसा अर्थ होता है। सौंदर्य मतलब सुंदरता और शोभन मतलब जो शोभायमान हो या शोभा पाने योग्य हो। तो आप बताइए कौन सा विशेषण? तो इसका हो जाएगा ए वाला। इसमें विशेषण कौन सा है? एकमात्र शोभन। बाकी जितने हैं ये शोभा से बना हुआ है और बाकी जितने हैं वो मूल शब्द हैं। दीप्ति, कांति और सौंदर्य, ये सभी जो है ये विशेष है, अर्थात संज्ञाएं हैं अपनी अपनी जगह पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 आप यहाँ क्रम से देख रहे हैं और इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा विशेषण है, जरा जल्दी से बताइएगा। पीयूष है, अकल्प है, सामग्री है और साध है। ठीक, अब इसमें बताइए पीयूष मतलब क्या होता है? अमृत। अकल्प मतलब जिसकी की कोई कल्पना ना की गई हो। अकल्पनीय नहीं है, मतलब अकल्पनीय का तात्पर्य होता है कल्पना नहीं करने योग्य, यानी जिसकी की कल्पना नहीं की गई हो। अकल्प मतलब जो कल्पना न की जा सके, मिलते जुलते अर्थ हैं। और सामग्री आप जानते ही हैं। साध का मतलब होता है इच्छा, जैसे ख्वाहिश होती है कोई जो दीर्घकालिक होती है, आप बहुत उसको एक तरह से गहराई से चाहते थे, तो वो वाली साध हो जाएगी। इसमें से कौन सा होगा? तो 28 का हो जाएगा करेक्ट आंसर बी वाला। बी का मतलब होता है अकल्प, ये वाला। अकल्प शब्द जो है ये विशेषण है। अ इसमें उपसर्ग लग गया है। अगर कल्प दिया रहता है ना, इसमें ध्यान से इसे मिटा कर देख लीजिए, कल्प दिया रहता तो ये विशेष्य हो जाता, लेकिन उसमें हमने अ उपसर्ग लगा दिया तो ये बन गया विशेषण और इसी आधार पर हमने बी को चुन लिया। इसके बाद 29वें को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर मयकशी दिया है, अम्बरीश दिया है, चुस्त दिया है और मुस्तैती दिया है। इसमें से देखकर आपको बताना है। तो मयकशी दिया है और इसके अलावा जितने शब्द हैं उन्हें ध्यान से देखिए। तो इसमें चुस्त जो है वो एकमात्र विशेषण है, बाकी जितने हैं वो सभी विशेष्य हैं, अपनी जगह पे सभी संज्ञाएं हैं। मयकशी का मतलब क्या होता है? मय मतलब आप जानते होंगे तो आराम से इसका अर्थ निकाल लेंगे। मयकशी का अर्थ होता है मद्यपान, अर्थात शराब पीना। मय को आप अलग कर लीजिए, कशी को अलग कर लीजिए। कशी मतलब लत होता है, तो शराब पीने की लत या शराब पीने की जो क्रिया है उसको मयकशी कहते हैं। अम्बरीश मतलब आकाश का देवता या आकाश का ईश, ये आंवले के पेड़ का भी पर्यायवाची होता है। चुस्त और मुस्तैदी को बताने की जरूरत नहीं है, तो चुस्त जो है वो इसमें से एकमात्र विशेषण है और बाकी जितने हैं वो विशेष है। इसके बाद 30वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? उत्थान, नुति, धार, अनाथ, इसमें दिया हुआ है, इसे आप देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर 30वें वाले का हो जाएगा। ध्यान से पहले देखिए, इसका हो जाएगा डी वाला, अनाथ। अनाथ शब्द जो है वो विशेषण है, असल में नाथ ये विशेष्य है। ठीक, नाथ शब्द जो है वो एक संज्ञा शब्द है, उसमें आपने अ नाम का जो उपसर्ग है वो लगा दिया तो ये बन गया अनाथ, यानी जिसका कि कोई स्वामी न हो, यानी ऊपर उसके कोई छत्र छाया न हो, तो ये है। अब अनाथ यहाँ पर विशेषण है, बाकी जितने हैं वो विशेष है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। 31वें प्रश्न में ये कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है उसको बताइए। तो कोई एक ही होगा और बाकी जितने हैं वो विशेष हो जाएंगे। तो अतिरंजित दिया है, संबद्धता दिया है, निर्वाह दिया है और निर्वाचन दिया है, इसमें से आप देखें। और क्वेश्चन नंबर 31, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए हो जाएगा। अतिरंजित इसमें से विशेषण है। रंजित शब्द जो है इसका मतलब होता है रंगा हुआ, और अति जो उसके साथ उपसर्ग जुड़ गया, अति क्या है यहाँ पर उपसर्ग है, और रंजित जो है वो मूल शब्द है, तो अति उपसर्ग जुड़ने की वजह से ये विशेषण बन गया है। तो आप उपसर्गों को भी खोज सकते हैं, जैसे आपको विशेषण पहचानने के लिए आए तो आप शब्दों में से अगर किसी उपसर्ग वाले शब्द को देखें तो समझ जाएंगे कि ये हो सकता है कि विशेषण। ठीक, तो अतिरंजित यानी जो अति रूप में या अति के तौर पे रंगा गया हो, इस प्रकार से रंजित। और संबद्धता का मतलब जुड़ाव होता है, निर्वाह आप जानते ही हैं, और निर्वाचन का मतलब जो चुनाव चयन की प्रक्रिया है उसको कहते हैं। तो ये सब है, इसमें से सभी विशेषण है, सिर्फ पहला वाला विशेषण है। 32वें को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है ये आपको देखना है। गुणवाचक विशेषण की फैमिली सबसे बड़ी होती है, तो इसके परिवार से जरा सतर्क रहिएगा। इसका दायरा इतना व्यापक है कि बहुत सारे शब्द इसमें आते हैं। तो यहां दिया है संकीर्ण, विवेचन, चतुर्थ और संबोध। कौन सा गुणवाचक विशेषण है ये आपको देखना है।
तो इसे अगर आप ध्यान से देखें तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। संकीर्ण शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण। ठीक, संकीर्ण शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण है और इसे हम लोग देखते हैं। इसके बाद आगे चले, यहां पर क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, यह आपको देखना है। पुष्ट दिया है, प्रसन्न दिया है, दोहरा दिया है और तुष्ट दिया है। ठीक, अब इसमें से आप देखकर बताइए। जो 33वां है इसमें गुणवाचक विशेषण जो न हो वो आपको तलाशना है और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, दोहरा। दोहरा जो है ये गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये आप देखें तो संख्यावाचक विशेषण के तौर पर देखा जाता है। ठीक, तो यहां पर ये दोहरा शब्द जो है ये गुणवाचक नहीं होगा, बाकी जितने हैं वो गुणवाचक में आएंगे। यहां पर 34वें प्रश्न को आप देख पा रहे हैं ठीक नीचे, और इसमें पूछा जा रहा है कि जो जोड़ा यहां बनाया गया है उसमें से सही ढंग से मेल कौन सा नहीं खाता है। एक तरफ विशेषण दिया है यहां पर और यहां पर उसके विशेष्य दे रखे हैं। तो कृपा से बनने वाला विशेषण कृपालु है, क्रम से बनने वाला विशेषण क्रमिक है। ठीक, और उसके बाद दया से बनने वाला विशेषण दयालु है, सत्व से बनने वाला विशेषण सात्विक है। आप बताइए इसमें से सही ढंग से मेल कौन सा नहीं खाता है, यानी जो गलत है उसकी तलाश करनी है। और आप जानते हैं कि यहां पर जो क्रमिक लिखा हुआ है ये क्रम से बनने वाला विशेषण नहीं है। क्रम से क्या बनेगा, क्रमिक बनेगा, क्रमित बनेगा, क्रमवार बन जाएगा, लेकिन ये जो क्रमिक लिखा हुआ है ये कृमि से बना हुआ विशेषण। कृमि मतलब जो कीड़े होते हैं, जमीन पर रेंगने वाले वर्म्स होते हैं, उनको कहा जाता है, जैसे कि फीता कृमि या और भी जो कृमि की वैरायटी होती है, तो उनसे बनेगा क्रिमिक। यहाँ विशेष्य उसका गलत दिया था, तो बी वाला हमारा इसमें से अलग उत्तर हो जाएगा, जो कि सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी वाला हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 और इस 35वें प्रश्न में आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है कि कौन सा विशेषण नहीं है। छरहरा दिया है, चरम दिया है, महामना दिया है और डोम दिया है। जो विशेषण न हो वो तलाशना है आपको, और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ध्यान से देख लीजिए पहले, ये है 35वां, इसका जो सही उत्तर है वो डोम हो जाएगा। डोम जो है वो विशेष्य शब्द है। ठीक, डी वाला जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जितने हैं वो विशेषण है, छरहरा, इसके अलावा चरम और महामना, ये सभी शब्द जो है ये क्या है, विशेषण। पराक्रम, यहां देखिए कुछ दिया हुआ है, ये है प्रश्न संख्या 36। पराक्रम दिया है, प्रकरण दिया है, लिप्त दिया है और स्निग्ध दिया है। इसके अलावा 5वां भी दिया है, लिप्यंतरण, लिपिका अंतरण। तो आप ये बताइए कि इसमें से विशेषण शब्द कौन कौन से, ध्यान से देखिए और इसमें से विशेषणों को छांटिए। ऊपर ये पूरी शब्दावली दी है और इसमें से आपको विशेषणों का चुनाव करना है। तो प्रश्न संख्या 36 जो है इसका करेक्ट आंसर इसमें से हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि केवल तीसरा और चौथा ही इसमें से विशेषण है, बाकी जितने आप देख रहे हैं वो विशेष्य है। तीसरा और चौथा यानी लिप्त और स्निग्ध, ये एकमात्र इसमें विशेषण है। प्रकरण, पराक्रम और लिप्यंतरण ये सभी क्या है, ये विशेष्य शब्द है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 को देखें। ऊर्ध्वरेता, मार्जित, यहां आप देखिए ऊर्ध्वरेता, मार्जित, सुसंस्कृत और उन्नतिशील। ऊर्ध्वरेता का मतलब क्या है, जो ऊपर की ओर बढ़ने वाला हो, यानी विकासशील हो, विकास करने का इच्छुक हो। और मार्जित का मतलब होता है जिसका कि मार्जन किया गया हो, जैसे मांस धुलकर साफ किया गया हो। और सुसंस्कृत का अर्थ आप जानते ही हैं, जो संस्कृति से युक्त है, सभ्य है। और उन्नतिशील, उन्नति की ओर उन्मुख। तो इस प्रकार से आप देखें इसमें से विशेषण कौन सा है, 37वां। 37वें का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये सभी विशेषण है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्व से बना हुआ ये विशेषण है। मार्जित, ये मार्जन से बना हुआ विशेषण है। और सुसंस्कृत, इसमें सु उपसर्ग आपने लगा लिया है, संस्कृत जो था वो विशेष्य था, सु उपसर्ग लगाकर आपने इसे विशेषण बना दिया। उन्नतिशील, उन्नति शब्द जो है वो विशेष्य हो जाएगा, तो उसका जो विशेषण है वो यहाँ पे आप प्रत्यय जोड़ देंगे शील, तो इससे बन जाएगा। प्रत्यय लगाकर भी विशेषण बनता है। तो ये जितने हैं ये सभी विशेषण। इसके बाद आगे बढ़ते, 38वां आप देख रहे हैं, विशेषण दिया है और विशेष्य दिया है। यहाँ आर्ष लिखा है और इसका ऋषि, पेचीदा का पेच, मतलब विशेष्य को आप पहले देखें तो भलाई होगी। ऋषि से बनने वाला विशेषण है आर्ष, पेच से बना हुआ है पेचीदा, रंज से बना हुआ है रंजित, रंज का मतलब होता है रंग, और किस्सा से बना हुआ है किस्सा गो, किस्सा गो मतलब कहानी सुनाने वाला। ठीक, तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, विशेषण और विशेष्य युग्म दे रखे। और 38वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें से सी वाला। रंजित और रंज जो दिया है ये यहां पर गलत दिया है, रंज नहीं होगा। रंज का मतलब तो दूसरा हो जाएगा, रंज मतलब शत्रुता होता है, रंग होगा। रंग से असल में रंगित नहीं बनेगा, रंजित बनेगा। विशेषण जब इसका बनाएंगे तो वह रंजित हो जाएगा। रक्त रंजित यानी खून से रंगा हुआ, तो ये रंज नहीं होगा बल्कि रंग होगा। यहां पर यही एकमात्र जो है वो गलत, बाकी सभी सही है। पेचीदा और पेच सही है, आर्ष और ऋषि वाला भी सही है, उसको आप गलत मत समझिएगा। किस्सा गो और किस्सा वाला जो है वो भी सही है। इसके बाद 39वां आप देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। तो हृदयस्थ दिया है, सदृश दिया है, पंकिल दिया है और ऐश्वर्य दिया है। हृदयस्थ मतलब जो हृदय में समाहित हो या हृदय में स्थित हो। सदृश मतलब उसके जैसा, तुलनात्मक शब्द है। और पंकिल मतलब कचरीला यानी कीचड़ से युक्त, पंक का अर्थ होता है कीचड़। ऐश्वर्य का मतलब वैभव, संपन्नता। तो आप बताइए इसमें से विशेषण कौन सा नहीं।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ऐश्वर्य शब्द जो है ये संज्ञा है, ठीक, एकमात्र यही संज्ञा है, बाकी जितने हैं वो सभी विशेषण है। और संज्ञा जो होती है वो विशेष्य होती है। संज्ञा या सर्वनाम ये विशेष्य पदों के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, गुणवाचक विशेषण जो होता है वो कभी कभी जब संज्ञा और सर्वनाम किसी वाक्य से गायब हो जाए, यानी विशेष्य पद ही लुप्त हो जाए, तो वो खुद ही विशेष्य बन जाता है, उसके अंदर ये क्वालिटी होती है। इसके बाद 40वें नंबर के प्रश्न को चलते हैं, देखते हैं। और इसमें ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। यहाँ आप एक क्रम से देख पा रहे हैं, चेतन का चेतना मतलब विशेष्य यहाँ चेतना है और उससे बना हुआ है चेतन। चेतना शब्द से चेतन नाम का जो विशेषण है वो बना है। निसर्ग से नैसर्गिक बना है। उदंत नाम का जो विशेष्य है उससे हमने विशेषण बनाया तो उदंड बन गया। और शोषण से हमने जब विशेषण बनाया तो वो शोषित बन गया। यहाँ क्रम दिया है, बताइए कि इसमें से कौन सा एक गलत। और 40वें का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सी वाला, उदंड और उदंत। वैसे भी देखकर मालूम हो रहा है कि ये सही ढंग से मेल नहीं खाता है। बहुत विरले ऐसे शब्द होते हैं जो एक दूसरे से उच्चारण में मेल नहीं खाते इस प्रकार से, नहीं तो उच्चारण में कहीं ना कहीं समानता होती है। उद्दंड और उदंत यहाँ पर अलग अलग है। उद्दंड का अर्थ क्या होता है, मतलब यहाँ जो उदंड शब्द है इसका अर्थ होता है उग्र या चंचल, जो कि उपद्रव करे, शरारती आप कह सकते हैं। और उदंत का मतलब होता है खबर या वार्ता, किसी चीज की सूचना, उसको आप कह सकते हैं उदंत। तो ये पूरा मामला था और हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा की है। ऐसी ही कई सारी सीरीज और कई सारे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।